प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा व्यवस्थापिका, अर्थ, कार्य व भूमिका। आज हम नई यूनिट को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह बीए पार्ट सेकंड के जो पेपर फर्स्ट है उसकी सेकंड यूनिट है और उसका नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, व्यवस्थापिका। इस क्लास में हम आज व्यवस्थापिका का अर्थ, कार्य और भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्यवस्थापिका जो है उसको जानने के लिए हमें सरकार की अवधारणा और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग बीए पार्ट सेकंड का लोक प्रशासन का जो सेकंड पेपर है, राज्य प्रशासन, उसमें हम राज्य का अर्थ, सरकार का अर्थ इत्यादि बातें पूर्व में पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको सरकार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था होती है जो दिखाई नहीं देती है, बल्कि उसके अस्तित्व की कल्पना हम कर सकते हैं। राज्य जो है जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसमें से एक तत्व है सरकार। हम पढ़ चुके हैं पेपर सेकंड के अंदर राज्य की अवधारणा में राज्य के 4 तत्व होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व होता है सरकार। गार्नर ने सरकार के बारे में बताया है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन के द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। इस प्रकार सरकार राज्य का अत्यंत आवश्यक अंग होता है, जिसके माध्यम से राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। सोल्टाउ ने कहा है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा साधनों से होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसके द्वारा राज्य की इच्छा का क्रियान्वयन किया जाता है। बर्क कहते हैं कि सरकार मानव बुद्धि का आविष्कार है जिसके द्वारा मनुष्य की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। उन्होंने सरकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि सरकार एक ऐसा अभिकरण या तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा निर्मित, अभिव्यक्त और लागू की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य नामक राजनीतिक संगठन निर्मित हुआ, उस उद्देश्य की व्याख्या करने और उसे कार्यान्वित करने का काम कौन करता है? सरकार करती है। इसके बाद में हम सरकार को जानने के बाद में हम शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार अनेक कार्यों का निष्पादन करती है, मुख्य रूप से कानूनों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन व उनकी व्याख्या है। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विचारकों ने सरकार के इन वृहद कार्यों को एक ही निकाय के द्वारा करना उचित नहीं माना। ऐसा उन्होंने एक ही निकाय के द्वारा करने पर निरंकुश होने का भय रहता है। ऐसा इसलिए उन्होंने क्या है, चाहा कि अलग अलग एजेंसियां क्या है, अलग अलग कार्य करें। इसलिए विभिन्न विचारकों ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके प्रमुख विचारक मॉन्टेस्क्यू माने जाते हैं। हालांकि मॉन्टेस्क्यू से पूर्व और बाद के लेखकों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अरस्तु है, सिसरो है, पॉलीबियस है, जीन बोदा, जीन लॉके, ब्लैकस्टोन, मेडिसन और हैमिल्टन इनमें से प्रमुख हैं। जीन बोदा ने 16वीं शताब्दी में अपनी किताब एक लिखी थी जिसका नाम था डी रिपब्लिका। उसमें उन्होंने कहा था कि यदि राजा स्वयं ही विधि निर्माता और न्यायाधीश हो जाए तो निर्दयी राजा जो है वो निर्दयतापूर्वक दंड की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार जॉन लॉक ने कहा था कि यदि विधि निर्माता ही विधि की जांच करे तो इससे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और यदि विधि निर्माता ही न्याय करने वाला बन जाए तो उससे अत्याचार की आशंका भी बन जाती है। मॉन्टेस्क्यू ने
शासन के मुख्य कार्यों के आधार पर उनको सरकार के कार्यों को क्या है, शासन के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें से उन्होंने व्यवस्थापिका को विधि निर्माण, कार्यपालिका को विधि के क्रियान्वयन और न्यायपालिका को विधि की व्याख्या अथवा जो विधि का उल्लंघन करते हैं उनको दंड और न्याय हेतु अधिकृत किया गया। मॉन्टेस्क्यू ने न केवल शासन की तीनों शक्तियों को अलग रखने का सुझाव दिया, बल्कि यह भी कहा कि उनका संचालन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति समूह द्वारा होना चाहिए, क्योंकि यदि तीनों शक्तियों का कुछ ही हाथों में एकत्रीकरण हो जाएगा तो सर्वनाश निश्चित है। मॉन्टेस्क्यू का यह विचार था कि तीनों शक्तियों के एक ही निकाय में या एक ही एजेंसी में केंद्रित हो जाने से मानव की स्वतंत्रता खतरे में भी पड़ सकती है। इसलिए उसने सरकार के कार्यों को 3 अलग अलग निकायों के द्वारा संपन्न किए जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप ही वर्तमान में संपूर्ण विश्व में सरकार का जो संगठन है 3 अंगों को मिलाकर किया गया है। अर्थात अब सरकार जो है उसमें 3 अंग शामिल होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो सरकार रूपी निकाय है, इसके तीनों अंगों में से जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, उस पर ही ये हमारा आज का पाठ आधारित है। तो अब हम व्यवस्थापिका के बारे में थोड़ा जानते हैं। व्यवस्थापिका जो है वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के दोनों अन्य अंगों की तुलना में इसके कार्य और जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तव में व्यवस्थापिका एक निश्चित अवधि के लिए जनता की संप्रभुता का उपयोग करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुन कर आते हैं और उनकी एक निश्चित अवधि होती है। जैसे भारत में 5 वर्ष है, हर 5 वर्ष बाद नई सरकार बनती है, चुनाव होते हैं, तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक निश्चित अवधि के लिए क्या है, व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका को जनमत का दर्पण भी कहा जाता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं वो राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और इन विधियों को राज्य की संप्रभुता को संबल प्रदान होता है। व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है, क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका इन विधियों को आधार बनाकर न्याय की व्यवस्था करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका जो सरकार के अन्य 2 अंग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के लिए प्रारंभिक आधार प्रदान करती है, क्योंकि लगभग सभी राष्ट्रों में क्या है, विधि के शासन की व्यवस्था है, संविधान है। तो विधि जो है वो सर्वोपरि है और विधि का उद्गम, उसका निर्माण वगैरह, उसका संशोधन, उसका विनाश, ये सब क्या है, विधायिका के द्वारा होते हैं। तो विधायिका का विधि के शासन में बड़ा रोल है। किसी भी देश में प्रचलित शासन की जो व्यवस्था है उस पर व्यवस्थापिका का महत्व निर्भर करता है। यदि किसी देश में निरंकुश शासन है तो वहाँ की जो विधायिका है वो जो तानाशाह है उसके हाथों की कठपुतली बन जाती है। इसी प्रकार जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ और कार्य निश्चित और मर्यादित होते हैं। जैसे अमेरिका में कार्यपालिका निकाय पर कोई ज़्यादा प्रत्यक्ष और प्रभावी नियंत्रण नहीं है। अमेरिका में विधायिका का कार्यपालिका पर कोई खास नियंत्रण नहीं है, किंतु इंग्लैंड और भारत जैसी संसदीय प्रशासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का महत्व अन्य प्रणालियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इन देशों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका पर अंकुश रखने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नाम मात्र की कार्यपालिका पर महाभियोग जैसे राष्ट्रपति है
हमारे देश में नाम मात्र ही कार्यपालिका है। महाभियोग लगाने का अधिकार विधायिका के या व्यवस्थापिका के पास होता है और वास्तविक कार्यपालिका भी उसके विश्वास पर ही टिकी रहती है। जो सरकार है, कार्यपालिका जो है, शासन जो है, वो क्या है, व्यवस्थापिका का जो विश्वास मत है उस पर क्या है, टिकी रहती है। इन देशों में, इंग्लैंड और भारत जैसे देशों में, व्यवस्थापिका केवल कानून का निर्माण ही नहीं करती बल्कि प्रशासन की नीति को भी निश्चित करती है। संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका कैसा आचरण करे, यह देखने का काम भी कुछ सीमा तक व्यवस्थापिका ही करती है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। अतः सैद्धांतिक तौर पर ऐसा लगता है कि व्यवस्थापिका सरकार के जो दूसरे अंग हैं उनकी तुलना में महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। व्यवस्थापिका जो है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अफ़गानिस्तान में शोरा कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, डेनमार्क में फोल्केटिंग कहते हैं, भारत में संसद है, इजराइल में नेसिट नाम है। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। यदि हम संसद की शुरुआत की बात करें कहाँ से हुई, तो इसका श्री गणेश इंग्लैंड में माना जाता है। इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने सबसे पहले अपनी नीतियाँ लागू करने के लिए जितने धन की ज़रूरत होती थी उसकी स्वीकृति के लिए उन्होंने क्या, संसद की पहल की थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना है कि प्राचीन काल में लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित व्यवस्थापिका सभाओं का ज्ञान नहीं था। गार्नर कहते हैं कि आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रारंभ जर्मनी में प्राचीन ट्यूडर जनसभाओं में देखा जा सकता है, जिसमें कबीले के प्रमुख भाग लेते थे। वैसे संसदीय इतिहास में संसद की जननी के रूप में इंग्लैंड को ही मानते हैं हम, और यहीं से धीरे धीरे संसद ने आधुनिक जनप्रतिनिधि संस्था का रूप धारण किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो व्यवस्थापिका का है उसका अर्थ के बारे में जानने का प्रयास किया। इसके पश्चात हम व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका के बारे में जानते हैं। व्यवस्थापिका जो है उसके कार्य जो हैं या भूमिकाएं हैं वो सभी देशों में एक जैसी नहीं होती। वास्तव में उसके कार्य और भूमिका इस बात पर डिपेंड करती है कि शासन की पद्धति कैसी है। यदि सरकार निरंकुश रूपी है, राजतंत्र है, तो व्यवस्थापिका की भूमिका केवल परामर्शदात्री होती है। हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाह व्यवस्थापिका सभाओं के अस्तित्व पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यदि शासन का रूप भारत और इंग्लैंड के समान संसदीय प्रजातंत्र का है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व्यापक और विस्तृत हो जाती है। इन व्यवस्थाओं में जो प्रजातंत्रीय ये संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका का अपने पद पर बना रहना इस बात पर डिपेंड करता है कि संसद में कब तक उनका बहुमत बना हुआ है। बहुमत वाली सरकार कार्यपालिका ही सरकार बना सकती है। इंग्लैंड और भारत दोनों ही देशों में संसद में प्रभुसत्ता निहित मानी जाती है। यदि शासन का स्वरूप अमेरिका की भांति अध्यक्षात्मक है और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अगर विद्यमान है तो वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ भिन्न प्रकार की होती है। वहाँ संसदात्मक जो व्यवस्था है वहाँ अलग प्रकार का संसद का अस्तित्व है, विधायिका का अस्तित्व है, और अध्यक्षात्मक में अलग रूप है। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बिल्कुल अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। संविधान के द्वारा जो दी गई शक्तियाँ हैं उनका क्या वो अलग अलग उपयोग करती है। यदि शासन का स्वरूप सोवियत रूस की भांति सर्वसत्तावादी है या पाकिस्तान या बांग्लादेश की भांति शासन के घोषित और अघोषित रूप में अंतर पाया जाता है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ लगभग वैसी ही होती है जैसे कि वास्तविक संचालनकर्ता निर्धारित करता है। ऐसे देशों में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ सर्वोपरि नहीं होती और उनका काम कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों पर अपनी मोहर लगाने मात्र तक होता है। फिर भी हम जहाँ लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ व्यवस्थापिकाएँ हैं और उनमें जनता की संप्रभुता या जनता की जो सर्वोच्च शक्ति है उसका उपयोग किया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम
निम्न बिंदुओं के माध्यम से क्या है, व्यवस्थापिका की भूमिका को उल्लेख कर सकते हैं। पहली भूमिका इसकी है कानून का निर्माण। बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है ये, सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य माना जाता है व्यवस्थापिका को। व्यवस्थापिका को कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं, हम बता चुका हूँ मैं, कि विधि निर्माण का जो कार्य है, कानून निर्माण का कार्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो विधायिका ही करती है। व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण कहलाती है, हम बता चुके हैं। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप क्या है, विधि या कानून का निर्माण करते हैं। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका देश में जो प्रचलित विधि है उसकी निर्माण प्रक्रिया के अनुसार विधि या कानून का निर्माण करती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में नए कानून बनाने का जो प्रारूप या विधेयक है वो कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का यह एकाधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या न करे। व्यवस्थापिका का यह भी दायित्व होता है कि समाज की परिवर्तनशील अवस्था के अनुसार और नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार पुराने कानूनों में जो अब समसामयिक नहीं है तो उनमें संशोधन करे या उनके स्थान पर क्या है, नए कानून का निर्माण करे। तो इस प्रकार से क्या है, कानून निर्माण का जो काम है या भूमिका जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है व्यवस्थापिका की। अगली जो भूमिका है वो है प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका प्रशासन पर नियंत्रण जो रखती है वो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में अलग अलग है। संसदीय देशों में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण व्यवस्थापिका में प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से किए जाते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अमेरिका की जो सीनेट है, जो कांग्रेस का उच्च सदन है, राष्ट्रपति के द्वारा की गई समस्त नियुक्तियों संधियों को जब तक स्वीकृति प्रदान नहीं करती तब तक वो प्रभावी नहीं हो सकती। अमेरिकी व्यवस्थापिका को युद्ध और शांति की घोषणा की शक्ति भी प्राप्त है। तो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था में थोड़ा अलग अलग अंतर है नियंत्रण का। इसके बाद में इसकी तीसरी भूमिका आती है विमर्शात्मक कार्य, डेलिब्रेटिव फंक्शन। संसद जो है उसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, और ये जो पार्लियामेंट शब्द है फ्रेंच शब्द है पार्लमेंट, उससे मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है विचार के लिए सभा। अर्थात जो पार्लियामेंट शब्द है उसकी उत्पत्ति ही विचार के लिए हुई है, विचार के लिए एक सभा है। व्यवस्थापिका पूरे देश के नागरिकों की इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है, क्योंकि पूरे देश के जो मतदाता हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों को व्यवस्थापिका में पहुंचाते हैं, तो वो पूरे देश की इच्छाएं होती है उसमें। इसे रूसो की सामान्य इच्छा का प्रतिरूप भी हम कह सकते हैं। देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों के द्वारा चुनी हुई यह जो सभा है, यह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक, बाह्य सुरक्षा संबंधी कल्याणकारी कार्य करती है। अनेक विद्वान कानून निर्माण विमर्शात्मक कार्यों को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों अलग अलग है। कानून निर्माण एक विशेष प्रक्रिया है, जबकि लोक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना एक अलग कार्य है। सरकार, शासन और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा काम हो रहा है, देश की विभिन्न संस्थाएं, जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जैसे नीति आयोग है, वित्त आयोग है, समाज कल्याण के संगठन है, संघ लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, न्यायपालिका है, ये कितनी सफल हैं। इस प्रकार का जो विचार विमर्श है उसका एक राष्ट्रीय मंच जो है वो संसद ही होता है, पार्लियामेंट ही है, व्यवस्थापिका ही है। तो यह एक इसका क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके पश्चात में अगली भूमिका आती है इसकी व्यवस्थापिका की, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिकाएं अपने देश के वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। देश की सरकार व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना न तो नागरिकों पर कर लगा सकती है,
न ही राष्ट्रीय खजाने से कोई व्यय कर सकती है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 265 और 66 में यह प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो सरकार नागरिकों पर कर आरोपित कर सकती है और न ही राज्य की संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। ऐसी संवैधानिक वांछनीयता के अंतर्गत सभी देशों में व्यवस्थापिकाएं देश के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। यह जो वार्षिक बजट होता है देश की कार्यपालिका का द्वारा तैयार किया जाता है और व्यवस्थापिका की स्वीकृति के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय वित्त पर क्या है, व्यवस्थापिका के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगली जो भूमिका है वो है इसकी न्यायिक कार्य। अनेक प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य करती है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन का जो उच्च सदन है जिसे हम लॉर्ड सभा कहते हैं, वर्ष 2005 तक उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता था। 2005 तक क्या है, जो लॉर्ड सभा है वो एज ए सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करती थी। अमेरिका की सीनेट है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा अनेक उच्च पदाधिकारियों पर जो महाभियोग लगाए जाते हैं, इम्पीचमेंट लगाए जाते हैं, उनकी जांच करती है। इसी प्रकार फ्रांस की जो गणतांत्रिक परिषद है और भारत की संसद को भी उच्च पदाधिकारियों पर महाभियोगों के जांच और उन पर नियंत्रण करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ मात्रा में क्या है, व्यवस्थापिका न्यायिक कार्य भी करती है। अगली जो भूमिका है वो है संविधान संशोधन का। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में जो भी कानून चल रहे हैं या विधियां चल रही है वो अगर टाइम बाउंड हो जाए, समयातीत हो जाए, कालातीत हो जाए, असमसामयिक हो जाए, उस स्थिति में उनमें संशोधन करने का या उनका विलोपन करने का अधिकार है। अलग अलग देशों में संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। इंग्लैंड में जहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है, वहाँ संसद स्वयं ही साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। वहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। अमेरिका में बहुत जटिल प्रक्रिया है ये। और भारतवर्ष में संसद जो है, संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई है संविधान संशोधन की, उसके हिसाब से ही संशोधन करता है। हमारे यहाँ जनरली 2/3 बहुमत से क्या है, संविधान में संशोधन किया जाता है। कुछ प्रावधान ऐसे भी है जिसमें क्या है, विधायिका के राज्य की जो विधायिकाएं हैं उनसे भी अनुमोदन करवाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भाग हैं, कम भाग हैं वैसे। तो इस प्रकार से संविधान में जो संशोधन का कार्य है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है निर्वाचकीय कार्य की भूमिका जो है। कुछ देशों की जो व्यवस्थापिकाएं हैं वो निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। जैसे स्विट्जरलैंड की संघीय सभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है, स्विट्जरलैंड की। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं जो हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इसी प्रकार भारत का उपराष्ट्रपति भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष का, राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो निर्वाचकीय या चुनाव करने के जो दायित्व हैं उनका निष्पादन करती है। अगला जो है वो है कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का कार्य। अनेक बार व्यवस्थापिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए जनता की तरफ से अधिकृत होकर शासन की नीतियों के निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, अनेक बार पढ़ चुके हैं। यह सबको जानकारी है कि व्यवस्थापिका के बहुमत दल के कुछ वरिष्ठ, प्रभावशाली और बुद्धिमान जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका में भी स्थान पाते हैं, अर्थात वो मंत्रिमंडल में भूमिका निभाते हैं। यही कार्यपालिका देश के शासन के दैनिक कार्यों का संचालन करती है। चुनाव के बाद में जनता के द्वारा 5 वर्ष तक
सरकार पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की स्थिति नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका और मतदाताओं के बीच परस्पर सौहार्द और संबंध स्थापित करने हेतु संबंध सेतु का कार्य करती है। व्यवस्थापिका जन इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है, इसलिए यह कार्य वह अधिक इच्छा से संपन्न कर सकती है। अगला है अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति। अभाव अभियोग मतलब जनता की जो शिकायतें हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस। व्यवस्थापिका एक ऐसा मंच है जहां नागरिकों के अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति होती है। संसद के सदस्य जो हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनका कर्तव्य होता है कि जो जिस क्षेत्र से वो चुनकर आए हैं उस क्षेत्र के नागरिकों की जो शिकायतें हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, वो क्या है, उनका मुद्दा जो है व्यवस्थापिका में उठे। सभी सदस्य इन अभाव अभियोगों को प्रस्तुत कर कार्यपालिका से अपेक्षा भी करते हैं कि उनके द्वारा जो समस्याएं बताई गई है जनता की, उसका वो क्या है, शीघ्र समाधान करें। तो इस प्रकार से जनता की जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई का एक मंच है। अंतिम जो है वो है जनमत का निर्माण और क्रियान्विति। व्यवस्थापिका न केवल लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि यह लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। व्यवस्थापिका की जो बैठकें होती है उसके दौरान जो विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, बहस होती है, वो क्या समाचार पत्रों में फिर क्या छपती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विवरण के आधार पर राष्ट्र का स्थानीय जो लोग हैं उनमें क्या लोकमत का निर्माण होता है। सच तो यह है कि व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्य आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रों में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करते हैं, जिससे एक विशेष दिशा में लोकमत बनता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार हम उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से व्यवस्थापिका के बहुआयामी कार्यों का उसकी भूमिका का उल्लेख कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।